चलिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 41 से हमें स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 जरा ध्यान से देखिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है और इसमें किस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं। कह रहा है आई हैड ऑल द कम्फर्ट्स टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड, है ना। तो कह रहा है आई हैड ऑल द कम्फर्ट्स, सभी कम्फर्ट्स थे मेरे पास, है ना। लाइफ के सभी कम्फर्ट्स थे, आप ये कह सकते हो ये लाइफ में सभी कम्फर्ट्स थे इन माई चाइल्डहुड, बचपन में। क्लियर। तो ये जो प्रपोजिशन आप लगा रहे हैं, देखिए आई हैड यहाँ पोजीशन बता रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसके बाद ऑल द कम्फर्ट्स, ऑल के बाद जो भी नाउन लिखते हो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, खासतौर से काउंटेबल। इसके बाद कह रहा है टू लाइफ नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑफ लाइफ। क्लियर। तो आई हैड ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन में कह रहा है बचपन में सभी के सभी कंफर्ट्स थे मेरी लाइफ में। क्लियर। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप इसको चाहें तो इनसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर। आप ऐसे बना सकते हैं आई हैड ऑल द कंफर्ट्स इन लाइफ इन माय चाइल्डहुड, बचपन में मेरी लाइफ में सभी के सभी कंफर्ट्स थे। क्लियर। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है वो है द कंफर्ट्स टू लाइफ की जगह द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ या फिर इन लाइफ करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वुड हैपन, ठीक है, क्या होगा इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न बाय द रोबोट्स, क्या होगा यदि ह्यूमन बींग्स को गवर्न किया जाने लगे, किनके द्वारा, रोबोट्स के द्वारा। क्लियर। तो यहाँ पर एक बात बताइएगा, बी फॉर्म जब भी लगाते हैं आप, बी फॉर्म मतलब इज एम आर वॉज वर। क्लियर। तो इनके साथ आप क्या करते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनेगा। अगर इनके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अ सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस। क्लियर। उस केस में आपका सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव वॉइस। और यहाँ पर कह रहा है ह्यूमन बींग्स वर गवर्नड हो जाएगा, यहाँ पर गवर्न नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा गवर्नड। क्लियर। डी या ईडी लगा करके आप लिखेंगे तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, गवर्न की जगह गवर्न होना चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस जो स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव वॉइस का बन रहा है। क्लियर। और पैसिव वॉइस का बन रहा है तो फिर आप बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो दैट्स वाई जो पार्ट आपका इनकरेक्ट है वो कौन सा है, आपका थर्ड। और ये सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगी आपकी, जैसे 2022 की हम लोग अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, 2021 के, फिर 2020 के, फिर 2019 के, ऐसे सीक्वेंस लगातार चलने वाला है। द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज़ रिजल्टेड ऑन अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। कह रहा है द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज, इरिगेटेड एरियाज में जो इंक्रीज है, जो बढ़ोतरी है, कह रहा है हैज़ रिजल्टेड। अब पहले तो ये समझिए, आप ग्रामर की दृष्टि से अगर समझे, मीनिंग देखिए दो पहलू होते हैं सेंटेंस को सॉल्व करने को, एक तो ग्रामेटिकल उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए, दूसरा मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। ये दो बातें हमेशा ध्यान दे करके चलिएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा मीनिंग तो आपको सही समझ आ रहा है, लेकिन एक बार ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखिए, ये इन प्रपोजिशन हो गया, और प्रपोजिशन के बाद आप क्या लगाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एरियाज तक क्या बन गया, इन से लेकर के एरियाज तक प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया। दैट्स वाई इंक्रीज जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। और इसी के अकॉर्डिंग, इस इंक्रीज के अकॉर्डिंग आपने क्या लगाया है, यहाँ पर हैज लगाया है। तो हैज रिजल्टेड, इसका परिणाम क्या हुआ है वो आगे बता रहा है। ऑन अचीविंग नहीं होगा, यहाँ पर आएगा इन अचीविंग। क्लियर। रिजल्टेड, रिजल्ट के साथ जो सही प्रपोजिशन लगता है वो इन लगता है, ना कि रिजल्ट ऑन। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है वो आगे बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो आपका जो पार्ट इनकरेक्ट होगा वो कौन सा होगा, सेकंड होगा। रिजल्ट के साथ जो प्रपोजिशन आप यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, इन, ना कि ऑन। क्लियर। होपफुली समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा सी परफॉर्म्ड द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। कह रहा सी परफॉर्म द टास्क, उसने टास्क को परफॉर्म किया एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, जो भी उसकी एबिलिटी, जो सबसे अच्छी एबिलिटी हो सकती थी, उस बेस पर उसने टास्क को कैसे क्या किया, परफॉर्म किया। तो एट द बेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑन द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, जो भी उसके एबिलिटी में बेस्ट हो सकता था उसके बेसिस पर उसने उस टास्क को परफॉर्म किया। तो ऑन द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, ये देखिए प्रपोजिशन के कुछ यूसेज हैं जो आप जनरली डायरेक्ट ग्रिप नहीं कर पाएंगे इस तरीके के सेंटेंसेस को। तो
तो इसके लिए आपको यूसेज पढ़ने पड़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, अगर मैं आपको सही तरीके से गाइड करूँ तो। क्लियर? आइए नेक्स्ट। कई बार हम ये चाहते हैं कि डायरेक्ट टू द पॉइंट हमें बस जो हमने पढ़ा है डायरेक्ट वही दिखाई दे, तो ऐसा कई बार नहीं होता है। आपको करना क्या होता है, फिर उसके लिए मैक्सिमम सेंटेंसेस, एक लेवल के बाद आपको मैक्सिमम सेंटेंसेस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ती है। आप जितना ज़्यादा सेंटेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा प्यूरीफाई होते जाएंगे। क्लियर? जब आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर? इसलिए बाद में जब आप प्रिपरेशन आपकी ठीक हो जाती है तब आपको सजेशन दिया जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ताकि ये चीज़ें जितनी भी पढ़ रखी हैं वो तो आपके माइंड में रहें, साथ ही साथ जो भी अलग सेंटेंसेस आपको यूसेज मिल रहे हैं उनको भी आप समझ सके। आइए, सेवरल मिनट पास्ड बिफोर सी रिटर्न कैरी मिल्क। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम दो हो सकती हैं। क्या हो सकती है? एक तो आप जानते हैं बिफोर से दो सिक्वेंशियल एक्शन होते हैं, तो एक को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हो, एक को पास्ट परफेक्ट में लिखते हो। जो पहले कंप्लीट हो जाए वो पास्ट इंडेफिनिट, जो बाद में कंप्लीट हो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से टाइमलाइन से मैंने आपको समझा रखा है। ये टाइमलाइन है, यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट से बैकवर्ड गए तो पास्ट आया, और फिर से गए तो ये पास्ट ऑफ पास्ट आ गया। ये है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। तो अगर कभी दो एक्शन और सिक्वेंशियल एक्शन हो पास्ट में दिए गए हो तो एक पास्ट परफेक्ट में बनेगा, एक पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। बिफोर के साथ इसने सही बनाया सी रिटर्न, लेकिन यहाँ पर सेवरल मिनट ये गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए हैड पास्ड। सेवरल मिनट हैड पास्ड बिफोर सी रिटर्न, और यहाँ पर कैरी नहीं होगा। यहाँ पर कैसे आप देखिए, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, तो फिर यहाँ कैरी नहीं कैरिंग लिखना चाहिए था आपको। क्लियर? तो बेसिकली दो पार्ट में प्रॉब्लम है, और इसमें से अगर मार्क करने की बात करें तो दोनों में से कोई भी आप मार्क कर सकते हैं। हालांकि ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, और ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि अगर एक से ज़्यादा पार्ट में आपको एरर दिखाई देती है तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर? कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे नहीं होते हैं। इनको और इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से पूछा जा सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ बीन रैनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days, है ना, 2 दिन से बारिश हो रही है रुक रुक कर। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी आप सिंस या फॉर के साथ टाइम लगाते हैं, सिंस या फॉर के साथ टाइम, तो इसके साथ टेंस कौन सा बनता है? आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पर सही लिखा है इट हैज़ बीन रैनिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज दैट कि सिंस की जगह पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? फॉर। फॉर हमें क्या बताता है? ड्यूरेशन बताता है। ये ध्यान दीजिएगा, फॉर हमें क्या बताता है? ये ड्यूरेशन बताता है, जबकि सिंस जो है ये हमें पॉइंट बताता है। क्लियर? तो यहाँ पर कह रहा है 2 दिन, ये तो ड्यूरेशन है, ये कोई पॉइंट नहीं है। अगर यहीं पर कहता मंडे से तो ये पॉइंट बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है वो क्या है कि आप यहाँ पर जो सिंस 2 days लिख रहे हैं, यहाँ पर सिंस की जगह क्या होगा? फॉर 2 days होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। एक एक पार्ट आप ध्यान से देखिए, जब एरर ना मिला करे तो आप एक एक पार्ट को बारीकी से चेक करें, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए इसमें बात करते हैं। कह रहा है दिस पार्क, सिंगुलर है, इज लगा रहा है, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एंड वी यूज आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, दैट्स वाई द लार्जेस्ट इज करेक्ट एक्सप्रेशन, बर्ड सेंचुरी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द स्टेट। इट मीन्स सेंटेंस जो है हमारा वो कैसा है? नो एरर है। होपफुली ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले वाले पे, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, वेयर हैड ही लर्न टू डांस, उसने डांस करना कहाँ से सीखा? मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि उसने डांस करना कहाँ से सीखा है। तो मीनिंग तो सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने की ज़रूरत है। तो आई सही है, आज सही है, माई फ्रेंड सही है। क्लियर? और ये नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेयर किसका काम कर रहा है? ये कंजक्शन का काम कर रहा है, कनेक्टेड का काम कर रहा है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब WH वर्ड आप यूज करते हैं तो ये दो तरीके से काम करता है। एक तो क्वेश्चन वर्ड के तरीके काम करता है और एक कंजक्शन के तरीके काम करता है। जब ये क्वेश्चन वर्ड के तरीके काम करता है तो इस केस में पहले हेल्पिंग और फिर सब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है, बाद में इंट्रोगेटिव मार्क। लेकिन जब एज या कंजक्शन यूज करते हो तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब होती है। क्लियर? तो दैट्स वाई अगर यहाँ पर हम बात करेंगे
तो यहाँ पर वेयर हैड ही नहीं होगा, वेयर ही हैड होना चाहिए था। ये एक्सप्रेशन गलत है, इसकी जगह होना चाहिए था ही हैड। क्यों? दैट्स वाई बिकॉज वेयर इज आर कंजक्शन इन दिस सेंटेंस, वेयर फंक्शंस इज कंजक्शन। क्लियर? तो दैट्स वाई वी यूज हैड, ही हैड इन प्लेस ऑफ हैड ही। क्लियर? तो करेक्ट एक्सप्रेशन आपका ये होगा। पार्ट जो आपका इनकरेक्ट है वो कौन सा होगा? फर्स्ट। होपफुली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है सामीम हैव नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। अब देखिए जानबूझ करके ऐसा एक्सप्रेशन देता है, ऐसे वर्ड्स डालता है, ऐसे नेम्स डालता है ताकि आप कंफ्यूज हो, और समझने वाले के लिए इंडिकेशन काफ़ी है कि सामीम क्या है, किसी का नेम है। इसका मतलब ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यहाँ पर क्या आएगा? हैज़ नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। क्लियर? आइए, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में है, ज़रा ये बात बताइएगा कि यहाँ पर इसने फॉर 4 days लिखा है, तो क्या ये टेंस करेक्ट है? ये बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, बताइएगा। एक अच्छा पॉइंट यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ। मैं अपने आप से नाराज़ हूँ, मैं अपने आप से नाराज़ था। फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक, है ना, इस तरीके की सिली मिस्टेक करने के बाद मैं अपने आप से नाराज़ था। खासतौर से ऐसी सिली मिस्टेक एग्जाम में बहुत होती हैं। क्लियर? जैसे पिछले क्वेश्चन था, सामीम लिख रहा है, सामीम किसी का नेम है, और नेम जनरली कैसा होता है? सिंगुलर होता है। क्लियर? अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि जल्दबाजी में वो ना समझ में आए। क्लियर? तो आई वॉज एंग्री माई सेल्फ नहीं होगा, आई वॉज एंग्री विथ माई सेल्फ। आई वॉज एंग्री विथ माई सेल्फ। और एंग्री के साथ आप क्या करते हैं? नॉर्मली आप ये लगाते हैं, विथ लगाते हैं, एंड एट लगाते हैं। एंग्री विथ समबडी एंड एंग्री एट समथिंग। आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो समबडी विथ, और व्यक्ति की किसी बात से नाराज हैं, अदर थिंग, एनीथिंग। क्लियर? तो उसके लिए एट। तो मैं अपने आप से नाराज था, इसका मतलब है आई वॉज एंग्री विथ माई सेल्फ। माई सेल्फ हियर इज अ पर्सन डिनोट्स मी। क्लियर? ये कह सकते हो आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस। स्मिता रह रही इस घर में सिंस शी वॉज 5 years ओल्ड। जब वह 5 साल की थी तब से रह रही। क्लियर? अब ये बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है, और ये यही एकमात्र ऐसा सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट एक साथ दिखाई पड़ते हैं। सिंस के साथ यहाँ पर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। सिंस में इसके साथ क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पर क्या बनेगा? या तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा लीजिए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा लीजिए, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा लीजिए, दो में से कोई भी लगा सकते हैं आप। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या बनेगा? कह रहा है सिंस सी वॉज 5 years ओल्ड। जब से वह 5 साल की थी। तो ये तो सही लिख रहा है, पास्ट में बना रहा है, पास्ट इंडेफिनिट बना रहा है, लेकिन यहाँ पर हैज़ लिव्ड लिखी है या फिर हैज़ बीन लिविंग लिखी है। बोथ आर करेक्ट। अगर आपने हैज़ बीन लिविंग लिखा तो इसका मतलब रह रही है, और हैज़ लिव्ड इसका मतलब रह चुकी है ना। इसका मतलब वो एक्शन कंप्लीशन को शो करेगा, और बेहतर होगा कि आप ऐसे लिख लें हैज़ बीन लिविंग। करेक्ट दोनों हैं, करेक्ट दोनों हैं, बस मीनिंग में अंतर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम इज दैट स्मिता लिव्ड। तो यहाँ पर होना चाहिए तो स्मिता हैज़ बीन लिविंग या फिर स्मिता हैज़ लिव्ड। बोथ आर करेक्ट। आइए नेक्स्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अ शॉप नियर बाई सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। पास की जो शॉप है उसमें सभी तरीके के डेली यूज के सामान मिलते हैं, या डेली यूजेज की चीज़ें मिलती हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है? तो एक चीज़ समझिएगा, अ शॉप नियर बाई, यहाँ पर एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अ शॉप है, और शॉप के अनुसार इसने क्या लगा रखा है? सेल, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेल्स। आप जानते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और उसके बाद कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दिखाई देती है सेंटेंस में तो फिर आप मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? थर्ड होगा, सेल्स ऑल द गुड्स। सेल्स ऑल द गुड्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली क्वेश्चन नंबर 52 भी आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। 53 क्या कह रहा है? ही वॉज फॉर्मली
अ डॉक्टर ऑफ द कॉरपोरेट हॉस्पिटल। फॉर्मली वह एक डॉक्टर है, कहाँ पर डॉक्टर है, कह रहे हैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल। डॉक्टर ऑफ कॉरपोरेट हॉस्पिटल नहीं होगा, डॉक्टर इन कॉरपोरेट हॉस्पिटल। सामान्यतः फॉर्मल तौर पर वह एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, ये कहना चाह रहा है। तो डॉक्टर ऑफ द कॉरपोरेट हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर इन द कॉरपोरेट हॉस्पिटल। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर ऑफ नहीं, डॉक्टर इन। पार्ट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 4th। और देखो प्रीपोजिशन वाले पे, प्रपोजिशन टॉपिक में अगर मैं देखिए अगर आप बेसिकली पॉइंट आउट करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वर्ब से बन रहे हैं, टेंस से बन रहे हैं, क्लियर, और प्रपोजिशन से बन रहे हैं। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है स्पॉटिंग एरर की। तो इन टॉपिक्स को तो बहुत आया, आपको कायदे से कवर अप करने चाहिए। आइए, आवर टीम हैव वन द मैच, हमारी टीम मैच जीत चुकी है, ये कहना चाह रहा है। आवर टीम सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले तो ये पता करिए। तो टीम ये तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज। और वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो कलेक्टिव नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूनाइटेड और डिवाइडेड वाले केस से भी आप समझ सकते हो कि यूनाइटेड होने पर वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर, और डिवाइडेड होने पर वर्ब कैसी होती है, प्लूरल। तो आवर टीम यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज। इट मीन्स पार्ट नंबर डी आपका इनकरेक्ट होगा। हैव ना होकर के उसकी जगह क्या यूज करेंगे, हैज। माई फ्रेंड आर गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टूडे। मेरा जो फ्रेंड है, मेरे जो फ्रेंड्स है, ठीक है, वो गोवा ट्रिप पर गए हुए हैं आज, है ना। तो यहाँ पर आर गॉन नहीं होगा, ये तो पैसिव बना देगा अगर बी फॉर्म के साथ, अभी बात पढ़े थे, बी फॉर्म के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये क्या बना देता है, पैसिव बना देता है, क्लियर, जो कि करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा माई फ्रेंड्स हैव गॉन, माई फ्रेंड्स हैव गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टूडे। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पार्ट नंबर बी जो है वो आपका इनकरेक्ट होगा, आर गॉन की जगह क्या हो जाएगा, हैव गॉन। नेक्स्ट एक्टिव बनाना पड़ेगा क्योंकि पैसिव का वहाँ कोई मीनिंग है नहीं। सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे। मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन, एसोसिएशन की मीटिंग की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, एसोसिएशन की मीटिंग की बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑफ द एसोसिएशन ऑन सैटरडे। बाकी जो ऑन सैटरडे लिख रहा है वो बिल्कुल कैसा है, करेक्ट है होपफुली। तो यहाँ पर जो ऑफ एसोसिएशन लिख रहे हो वहाँ पर एसोसिएशन के पहले आर्टिकल द लगाने की जरूरत पड़ेगी। दिस हॉल इज बैडली नीड ऑफ रिपेयर। देखिए इज लगा है और इसके साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, ये तो कहीं का न्याय नहीं है। बी फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम नहीं करते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो या तो यहाँ पर नीडिंग कर लीजिए या फिर आप नीडेड कर लीजिए, बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैडली नीडिंग आएगा, ना कि बैडली नीड आएगा, क्लियर। यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए था। चलिए होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या करता है, बी फॉर्म का यूज करेगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके दे देगा और वो कंफ्यूजन आपको क्रिएट कराएगा। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजली इवन दे वर हैवी। एलेक्स ने क्या किया, बॉक्सेस को पिक कर लिया बड़े आसानी से। देवर हैवी, ठीक है, देवर हैवी, वो बहुत भारी थे। इवन नहीं आएगा, इवन नहीं आएगा क्योंकि इवन का मीनिंग जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पर आएगा इवन दो, आप ये लिख लीजिए, इवन इफ लिख लीजिए या फिर इवन दो लिख लीजिए, इवन दो लिख लीजिए। और इसका मीनिंग क्या होता है, यद्यपि। और ये दोनों के दोनों कंट्रास्ट बताते हैं, कंट्रास्टिंग नेचर वाले वर्ड है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट इनके साथ लिखोगे वो जो प्रीवियस स्टेटमेंट होगा उसको कंट्रास्ट करेंगे, काउंटर करेंगे, ठीक है। तो एलेक्स ने सभी के सभी बॉक्सेस जो है उनको बड़े आसानी से पिक कर लिया, यद्यपि दे वर हैवी, यद्यपि जो बॉक्सेस थे ये बहुत ज़्यादा हैवी थे। दे बॉक्सेस के लिए यूज कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आपको पता चल गया। इवन नहीं आएगा, यहाँ पर इवन इफ आएगा या फिर इवन दो का यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। जो हॉलीडे होमवर्क है वास्तव में अगर देखा जाए तो ये
और जो होमवर्क का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसमें आप चीज़ें कम से कम एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, है ना। एक तो आप जब कॉलेज में पढ़ते हैं उस समय, स्कूल में पढ़ते हैं उस समय, और जब घर जाते हैं तो एक बार एटलीस्ट होमवर्क करते हैं तो चीज़ें रिकॉल होती है माइंड में। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था, हालांकि हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल, जो हॉलीडे होमवर्क है वो कैसे एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब यहाँ पर अगर देखेंगे टू कीपिंग, ये बात तो गलत हो गई, यहाँ पर होगा टू कीप, कीपिंग नहीं होगा यहाँ पर, टू कीप। टू के साथ आप क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इन्फिनिटिव बनता है 2 + V1, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप इन्फिनिटिव बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। 2 + V1 इसको आप क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव बोलते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका टू कीप, और टू कीप कहाँ पर है, एसेंशियल टू कीप। क्लियर। चलिए होपफुली आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला आपका मिसेज वर्मा रिफ्यूज द सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। होपफुली हेल्पिंग वर्ड आप नहीं जानते होंगे। हेल्पिंग का मतलब होता है खाने योग्य कोई भी चीज़ या कोई भी पदार्थ, उसको हेल्पिंग बोलते हैं। आपने हेल्प सुना होगा ज़्यादातर मदद करने के लिए, इसके अलावा जो सेकंड इसका यूज है वो ये है। तो मिसेज वर्मा रिफ्यूज कर दिया द सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। क्लियर। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, और ये भी करेक्ट है। इसका मतलब सेंटेंस जो होगा वो कैसा होगा, नो एरर। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे एक्चुअल में इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाने में कई बार असमर्थ होते हैं, क्लियर, कि ये सेंटेंस नो एरर है या नहीं है। जबकि आपको बता दूं मैं कि जब भी 10 क्वेश्चन देता है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन के नो एरर होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते आप। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। जो हैंडीक्राफ्ट्स है, हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाकी जो अदर यूरोपियन कंट्रीज है उन्हें। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही प्रॉब्लम है, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा है, बी फॉर्म के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। बी फॉर्म के साथ या तो आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं या फिर बी फॉर्म के साथ आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपोर्टेड हो जाएगा। एक्सपोर्टेड यू नो, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड, वैसे ही पैसिव में बनेगा जा करके ये। क्लियर। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड। जल्दी से अपनी जगह से उठिए एंड टर्न अराउंड। क्लियर। तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए गेट अप सही लिखा है, फ्रॉम सही लिखा है, योर प्लेस सही लिखा है, लेकिन जब किसी एक्शन को बताते हो तो वहाँ पर एडवर्ब का यूज किया जाता है, ना कि एडजेक्टिव का। किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए गेट अप हाउ, कैसे उठना है आपको अपनी जगह से, वो बताना चाह रहा है। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लोली, तो स्लोली इज योर करेक्ट आंसर, ना कि स्लो। एडजेक्टिव देखिए, स्लो एंड स्लोली में डिफरेंस, स्लो इज आर एडजेक्टिव बट स्लोली इज आर एडवर्ब। जब हम किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं, इट मेक्स एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब बना देता है। तो यहाँ पर दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट, पार्ट नंबर आपका ए इनकरेक्ट होगा, स्लोली होगा यहाँ पर, ना कि स्लो होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। देखिए जब आप किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हैं तो ऑफर करने के केस में विल नहीं लगाते हैं, वहाँ पर वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बनेगा वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। क्या आप एक हॉट कॉफ़ी लेना चाहेंगे, तो वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। तो यहाँ पर विल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वुड होगा। विल को रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, आप थोड़ा सा गेस कर पा रहे होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वर्ब वाले सेक्शन को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, वर्ब टेंस, क्लियर, इनसे मिलते जुलते हैं, तो इन पर फोकस्ड रहिएगा आप। दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क, उन्होंने मुश्किल से अपना आधा काम ही खत्म किया था। देन द बॉस कॉल्ड देम, जब बॉस ने उन्हें बुलाया। ये देखते ही आपको पता चल जाएगा, जैसे अगर आपने हार्डली के बारे में पढ़ रखा है तो हार्डली के साथ जो सही पेयरिंग बनती है वो किसकी बनती है, व्हेन की बनती है। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। क्लियर। ये एक अच्छा अप्रोच होता है, आप खुद पहले इवेलुएट करिए क्या आप क्या मार्क कर रहे हैं। क्लियर।
क्योंकि जब तक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं करेगा, जब तक आप खुद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक सीखने का एक्सपोजर हमेशा कम ही रहता है, वो क्वेश्चन आंसर की तरीके ही आपको प्रतीत होगा। क्लियर? तो कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन आंसर करें। हार्डली के साथ देन नहीं लगता, हार्डली के साथ क्या आ जाता है, व्हेन आ जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्हेन। तो दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क, उन्होंने मुश्किल से आधा काम ही कंप्लीट किया था। देन व्हेन द बॉस कॉल्ड देम, जब बॉस ने उन्हें बुलाया, तो देन की जगह क्या होना चाहिए, व्हेन होना चाहिए। पार्ट नंबर डी इज योर इनकरेक्ट पार्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले में बढ़ते हैं। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, हम लोगों ने 2 दर्जन मैंगो मार्केट से खरीदे। ये वर्ड है कुछ, इनके बारे में देखिए बहुत उम्दा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वर्ड है आपका डजन है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, लैख है, ये सभी वर्ड है एंड सो ऑन। तो ये प्लूरल भी हो सकते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये दोनों के तरीके लिखे जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। मैं आपको एक बढ़िया सा उम्दा तरीका बताता हूँ। आप जो भी वर्ड्स लिखेंगे उनका हिंदी निकाल लीजिए और हिंदी निकाल करके देखिए आप। अगर आपने कहीं पर 2 दर्जन लिखे तो 2 दर्जन लिखेंगे, और अगर आप कह रहे हो दर्जनों, तो हिंदी में अगर आपको मीनिंग दर्जन का मिले तो आप सिंगुलर लिखिएगा, दर्जनों का मिले तो प्लूरल लिखिएगा। फिर इसमें आएगा 2 डजन, यहाँ पर आ जाएगा डजन्स। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए 1000 और हजारों, जैसे कहा जाए 10,000 तो 1000, 1000 वर्ड सिंगुलर होगा, लेकिन जैसे हजारों लिखोगे तो प्लूरल हो जाएगा। हिंदी में निकाल करके देख लीजिए, आपको सबसे इफेक्टिव और सबसे माइंड ब्लोइंग तरीका है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डजन के पहले इसने 2 लगा रखा है, तो 2 के साथ ये डजन्स नहीं होगा, वैसे भी यहाँ पर लिखे 2 दर्जन ही लिखेंगे, 2 दर्जन आम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डजन्स नहीं आएगा। और वैसे एक तरीका और भी होता है कि इनके साथ अगर नंबर्स दिया गया है तो फिर इन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। ये जितने वर्ड्स हैं अगर इनके पहले नंबर्स का जिक्र है तो ये डेफिनेट हो जाते हैं। इस केस में सभी के सभी वर्ड्स कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते। पॉइंट टू बी नोटेड। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है बंधु? माई फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड हैज रिकवर्ड, मेरा मित्र जिसकी लेग जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी, हैज रिकवर्ड, उसने रिकवर कर लिया है। तो यहाँ पर हुज लेग नहीं आएगा, ये गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा हुज लेग, WHOSE आएगा, WHOSE। माई फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड हैज रिकवर्ड। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 3rd। होपफुली ये भी आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। पाउल वॉज बाइटेड बाय अ डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। पाउल जब एक बच्चा था उस समय एक डॉग ने उसे बाइट कर लिया, ये कहना चाह रहा है। कुछ नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिएगा। पाउल वॉज बाइटेड नहीं होगा, यहाँ पर बाइटन होगा। बाइट के 3rd फॉर्म आप क्या कहते हो? बिटन। तो पाउल वॉज बिटन बाय अ डॉग, बाइटेड नहीं होता, ये बात ध्यान दीजिएगा। 3rd फॉर्म बाइट, बिटन होती है। क्लियर? BITTEN। क्लियर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पार्ट नंबर 2 हो जाएगा, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट कह रहा है यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। और ये प्रोनाउन के टॉपिक में जब आप पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके के जब प्रोनाउंस मिलते हैं तो उनके लिए करेक्ट पॉजिटिव क्या लगाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब भी सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दिया गया हो तो आप वहाँ पर क्या यूज करते हैं? अवर। फर्स्ट 3rd दिया गया हो तब भी क्या यूज करते हैं? अवर। जब फर्स्ट सेकंड 3rd दिया गया हो तब भी क्या यूज करते हैं आप? अवर। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हालांकि सीधे सीधे इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर दिया गया तो वही डिसाइड करेगा पॉजिटिव कौन सा यूज करें। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर योर नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? अवर। तो योर वर्क गलत होगा, पार्ट नंबर 2। इसकी जगह क्या यूज करेंगे? अवर वर्क का यूज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ आते हैं। कह रहा है दे ऑर्डर्ड द होल एरिया टू द डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीएस्ट। दे ऑर्डर्ड, अगर हम इसकी बात करें तो दे प्लूरल है, ऑर्डर्ड सही है, द होल एरिया ये भी करेक्ट है, टू द डिसइंफेक्टेड ये भी करेक्ट है, ऑन द अर्लीएस्ट नहीं होगा, एट द अर्लीएस्ट। अगेन प्रपोजिशन का क्वेश्चन है और बता रहा हूँ फ्रेजेस को याद कर लीजिए, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं।
ऑन द अर्लीस्ट नहीं होता, एट द अर्लीस्ट। एट के, ऑन के, इन के, क्लियर। ये छोटे छोटे फ्रेजेज आपको हेल्प करने वाले हैं डेफिनेटली। तो ऑन द अर्लीस्ट नहीं होता, एट द अर्लीस्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, आई डिड नॉट बाय नीदर ऑफ द टू ड्रेसेस। मैंने दो ड्रेसेस में से एक भी ड्रेस नहीं खरीदी है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, डिड नॉट निगेटिव हो गया, ये बात समझ में आ रही है, और नाइदर लगा रहा है तो ये भी निगेटिव हो गया। डोंट यूज डबल नेगेटिव इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में, एक ही स्टेटमेंट में डबल नेगेटिव वर्ड से एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाइदर को हटाइए, यहाँ पर आइदर लगा लीजिए तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई डिड नॉट बाई, बाई नाइदर नहीं होगा, नाइदर की जगह आप आइदर का यूज कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। मैं इस तरीके नॉवेल्स पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ, ये कहना चाह रहा है। आई डू नॉट लाइक लिख रहा है। अब इसको क्या करोगे, देखो डू नॉट लाइक, ठीक है, टू रीड दीज काइंड। अब एक बात बताइए, दीज कैसा है, दीज प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ जो भी नाउन्स लिखेंगे आप, जो भी नाउन लिखेंगे, दैट विल आल्सो बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। तो आप क्या इसको ऐसे लिख पाएंगे, दीज काइंड, दीज काइंड। ये तो रॉन्ग हो जाएगा, एक्सप्रेशन ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, दीज काइंड्स, दीज काइंड्स, ये करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा पार्ट नंबर सेकंड, और यहाँ पर होना चाहिए काइंड्स। अगर यहीं पर दिस लगाते हैं तो दिस के साथ काइंड आता। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से बनाता है, काइंड है, टाइप है, पार्ट है, सॉल्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। इनके साथ अगर आपने दिस दैट लिखा है तो एज इट इज यूज करिएगा, और इनके साथ अगर दीज दोज लिखा है तो फिर इनको प्लूरल करके लिखिएगा। प्लूरल इन द सेंस काइंड्स, पार्ट्स, सॉर्ट्स, टाइप्स, ये सारे वर्ड होपफुली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 72 में, कह रहा है शैल वी गो फॉर वॉकिंग, गलत हो जाएगा, फॉर अ वॉक। जब वर्ब को आप नाउन की तरीके यूज करते हैं, ठीक है, देखिए कई बार हम वर्ब को एज अ नाउन की तरीके यूज कर लेते हैं। जैसे वॉक एक वर्ब है, वॉक एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर वॉक को नाउन की तरीके आप यूज कर सकते हैं। और नाउन बनाना है तो फिर आप डायरेक्ट वॉक ही लिखिए और उसके पहले आर्टिकल लगाइएगा। तो यहाँ पर वी शैल गो फॉर अ वॉक होगा, ना कि फॉर वॉकिंग। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी। 72 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही हैज गॉट। ठीक है, विवेक को एक्साइटेड होना चाहिए ऑन द प्रमोशन ही हैज गॉट, जो उसे प्रमोशन मिला है उसको लेकर के उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, कहना चाह रहा है। तो ऑन द प्रमोशन नहीं होगा, एट द प्रमोशन। मैंने अगेन कहा है कि ये फ्रेजेज आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे अभी आपने इसके पहले कुछ फ्रेजेस देखे ऑन वाले, एट वाले, वैसे ये फिर से मिल रहे हैं। तो इन पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, बेहतर कर पाएंगे आप। तो ऑन द प्रमोशन नहीं होगा, एट द प्रमोशन होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। अमंग यू एंड मी से इज क्वाइट रूड टू द बॉय। ठीक है, तुम में और उसमें, मुझ में, ठीक है, और आगे की बात बताना चाह रहा है। एक बात बताओ, एंड का यूज क्या अमंग के साथ करते हो? नहीं, अमंग नहीं, बेडवीन के साथ हम एंड लगाते हैं। तो यहाँ पर वैसे भी दो लोगों के बीच में आप बेडवीन का यूज करते हैं, ना कि अमंग का। क्लियर? अच्छा, वो कंटेक्स्ट बताइएगा जब बेडवीन का यूज दो से ज़्यादा के लिए कर लेते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आइए, तो यहाँ पर जो पार्ट आपका इनकरेक्ट होगा वो कौन सा होगा? थर्ड, अमंग यू एंड मी नहीं आएगा, यहाँ पर बेडवीन यू एंड मी आएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा द टीम वन वेरी इजिली एट द रिसेंट स्पोर्ट इवेंट। ठीक है, जो हाल ही में स्पोर्ट इवेंट हुए हैं उसमें टीम जीती है, बड़े आसानी से जीती, ये कहना चाह रहा है। तो द टीम वन सही है, वेरी इजिली कैसे आगे बता रहा है, एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस है, नो एरर। फिर से देख लीजिए, टीम के साथ वन। अच्छा, सेकंड फॉर्म किसी के साथ लगाए, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे जीती है वो आगे बता रहा है, इजिली। कितने इजिली? वेरी इजिली। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई करता है, सही है। एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी करेक्ट है। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका क्या? नो एरर। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ आते हैं। ही कंसीडर्ड अ वेरी क्रूशियल पॉइंट एट हिज ओपोनेंट। कंसीड के साथ जो सही प्रपोजिशन आता है वो आता है टू, कंसीडर्ड टू। क्लियर? तो यहाँ पर कंसीड के साथ एट नहीं लगेगा, कंसीडर्ड
अ वेरी क्रुशियल पॉइंट टू हिज अपोनेंट। कंसीडर मतलब होता है सहमत होना, वह सहमत है बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल पॉइंट को लेकर के अपने ओपोनेंट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजली दीज डेज। मैं पाता हूँ कि मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता हूँ आजकल। क्लियर, दीज डेज मतलब आजकल। और आई गेट माई सेल्फ टायर्ड, ये बात तो गलत हो गई। आई गेट टायर्ड वेरी इजली दीज डेज, ये तो माई सेल्फ लगाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तब लगाते हो जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को किसी एक्शन के लिए दोनों के दोनों सेम होते हैं, तो उस केस में आप लगाते हैं रिफ्लेक्सिव, वो भी ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, माई सेल्फ की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गेट के साथ आप रिफ्लेक्सिव नहीं लगा पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2022 सीजीएल प्री के जो एग्जामिनेशन है उनका ये आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली, है ना। कह रहा है माई गाइड, सिंगुलर है, आगे वॉज लगा रहा है, ब्लाइंड, मेरा जो गाइड है वो ब्लाइंड था, बट ही, अब देखिए वॉज लगा रहा है तो यहाँ इसने हिंट दे दिया, जो टेंस आएगा वो कौन सा आ रहा है? पास्ट आ रहा है। ही ब्रिंग, ये गलत हो गया। देखिए वैसे भी ही लिख रहे हो तो ब्रिंग्स आना चाहिए था, और वैसे पास्ट है तो फिर पास्ट ही लगाइए। पास्ट लगाएंगे तो यहाँ पर ब्रिंग नहीं आएगा, ब्रॉट आएगा, ब्रॉट आएगा। कह रहा माई गाइड वॉज ब्लाइंड, ठीक है, जो मेरा गाइड है वो क्या था? अंधा था, बट ही ब्रॉट मी होम सेफली, लेकिन वो मुझे सही सलामत घर ले आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ब्रिंग की जगह आ जाएगा ब्रॉट, बट ही ब्रॉट, ये ब्रिंग गलत है। तो ये तो थे आपके क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए सभी सेट्स के स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन। क्लियर, सेशन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले तो मैं आगे चीज़ों को प्रोसीड कर सकूं आपके लिए। क्लियर, बाकी चीज़ों के लिए भी प्लान कर रहा हूं कि बुक्स को लेकर के आपके साथ पूरी की पूरी बुक्स डिस्कस करें। उसके अलावा ये सेशन लगातार आपके साथ लेते रहे। क्लियर, तो अभी सीजीएल का लगातार चल रहा है, आगे सीएचएसएल का जैसे एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी लेकर के आएंगे, बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर हो, जो आपको लगे कि इस सेशन पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलने चाहिए। क्लियर, तो चलिए बंधु इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं इसके बाद 2021 के क्वेश्चंस के साथ सीजीएल के। क्लियर, तो आज के सेशन के लिए फ़िलहाल इतने रखते हैं, मिलते हैं। अब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इंग्लिश विद पुष्पेंद्र टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज़रूर जा कर के आप पीडीएफ, ये पीडीएफ पूरी कंप्लीट अब मिलने वाली है 2022 की पूरी कंप्लीट। क्लियर, तो मैं अभी जस्ट अपलोड करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। क्लियर, तो बंधु इस सेशन को यहीं पर करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास। हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर में। तो हम लोग इस समय सीजीएल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज हम सीजीएल में जो 2021 में आए हुए जो भी सीजीएल प्री में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इंग्लिश के, खासतौर से स्पॉटिंग एरर के, क्योंकि स्पॉटिंग एरर की पूरी सीरीज चल रही है, तो हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। और होपफुली 2022 के अगर क्वेश्चन नहीं देखें तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर विदाउट डिले हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, 4 पार्ट्स दिए होंगे, उनमें से जो पार्ट आपका इनकरेक्ट है उसे आपको मार्क करना रहता है। क्लियर, तो ये पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ crowded bus or traveling in a metro during rush hour as both are quite unpleasant experience। और एक चीज़ स्पेशली मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि आपको क्या करना है जब भी स्पॉटिंग एरर को सॉल्व करना है, तो एक एक पार्ट पर आपकी पैनी नज़र होना चाहिए, ईगल आइज जिसे बोलते हो। क्लियर, बिल्कुल अटेंटिव होकर के हर एक पार्ट को, हर एक वर्ड को देखना है, तभी आप स्पॉटिंग एरर पर कमांड बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो हमें बेसिकली एक पॉइंट ये समझ में आएगा। देखिए एक एक पार्ट चेक करते हुए चलेंगे हम लोग।
तो कह रहा है यू मस्ट अवॉइड, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने चाहिए अवॉइड, अवॉइड के साथ जीरंड का यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स पेन डाउन करते चलिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट। क्लियर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आगे इन अ क्राउडेड एरिया अवॉइड करना चाहिए, और किन जगहों को अवॉइड करना चाहिए वो आगे कह रहा है क्राउडेड बस में। आर ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो, मेट्रो में ड्यूरिंग रश आर, जिस समय बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। एज बोथ आर, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। क्लियर। और इस क्वेश्चन को तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको डिफरेंस पता होगा इस क्वाइट में, ठीक है, QUIET और QUITE, ये दो जो वर्ड है, ये जो QUIET है दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है साइलेंट, शांत, जबकि ये जो क्वाइट होता है इसका मीनिंग होता है कम्प्लीटली, मीनिंग होता है इसका कम्प्लीटली। क्लियर। तो ये बस आपको ये बात ध्यान देनी है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि दोनों के दोनों का जो एक्सपीरियंसेस है वो पूरी तरीके से क्या है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस है। तो यहाँ पर क्वाइट का मतलब शांत होता है, जो कि मीनिंग यहाँ पर सुटेबल नहीं है, तो इसकी जगह क्या यूज करेंगे आप, क्वाइट, क्वाइट की स्पेलिंग QUITE। तो याद रखिएगा ये वर्ड प्यारा सा वर्ड है, कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में एरर आपसे पूछ लेता है। तो कहाँ पर प्रॉब्लम है वो आपको पता चल गया, क्वाइट अनप्लीजेंट में प्रॉब्लम है, इसका मतलब पार्ट नंबर ए आपका इनकरेक्ट है। दूसरे एक बात और यहीं पर मैं सिखा देता हूँ, हो सकता है अगली बार प्रॉब्लम ये ना दे। तो क्वाइट का मीनिंग जो होता है, कई बार क्वाइट के साथ ये कम्प्लीटली परफेक्टली इस तरीके के वर्ड लगाता है, तो इनको भी अवॉइड किया करिए, क्योंकि ये वर्ड्स भी आप इनके साथ यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, कह रहा है वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स, यदि तुम समय पर नहीं पहुंचे तो हम अपनी लाइफ खो देंगे, ये कहना चाह रहा है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, देखिए कई बार कंडीशनल सेंटेंसेस आप हैड से स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, जैसे यहाँ पर हैड से स्टार्ट करा है, वैसे बेसिक स्ट्रक्चर आप ऐसे पढ़ते हैं, केफ होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, देन हैड आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अनदर क्लॉज जो होगी उसमें आप वुड हैव के साथ क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। लेकिन इसी स्टेटमेंट को हम कई बार इस तरीके से करते हैं, इफ को हाइड कर देते हैं, इसका इन्वर्जन लिखते हैं। ये जर्नल कंडीशनल लिखा है, इसका इन्वर्जन लिखते हैं। जब इन्वर्टेड फॉर्म लिखते हैं तो उस केस में क्या होता है, हैड तो पहले आ जाता है, लेकिन इफ को हम मेंशन नहीं करते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, बट अनदर क्लॉज विल बी सेम। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेंटेंस जो है वह हैड से स्टार्ट कर रहा है। जब ये हैड से स्टार्ट कर रहा है तो अगले वाले क्लास में हैड के साथ इसने थर्ड फॉर्म लगा रखी है, देयर इज नो प्रॉब्लम। कंडीशनल का इन्वर्जन है, ये भी समझ लीजिए। इन्वर्जन का मतलब होता है, इन्वर्जन का मीनिंग होता है पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना ही क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर मिल रही है आपको वो समझ आएगी। वो प्रॉब्लम मिल रही है आपको अगले वाले क्लास में, यहाँ पर विल नहीं आना चाहिए था, विल की जगह आप क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। क्लियर। ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से टैली कर लीजिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे भी आप सिंपल सा तरीका ये है, यहाँ पर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर पहली क्लास हमारी पास्ट में, अनदर क्लॉज विल आल्सो बी यूज्ड इन पास्ट टेंस। क्लियर, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पर क्या सिंपल से वही लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर पार्ट नंबर आपका किस में प्रॉब्लम होगी, पार्ट नंबर डी में प्रॉब्लम होगी। होपफुली क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्या कह रहा है, द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विथ हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर। एक तो ये है कि मैनी लिख रहे हो तो यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए, तो इट मीन्स मैनी के साथ क्या आना चाहिए, एफर्ट्स आना चाहिए था, मैनी एफर्ट्स आना चाहिए था ये। और दूसरा एक प्रॉब्लम और है, विथ हार्डली लगा रहा है, विथ हार्डली, जो कि गलत है। तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब आप एडवर्ब यूज करते हो तो किसी भी एडवर्ब को कोई प्रपोजिशन मॉडिफाई नहीं कर सकता है ना। तो एक प्रॉब्लम ये भी बन सकती है। तो इन दोनों में जिस पार्ट को, वैसे मार्क जो
एसएससी के द्वारा मार्क किया गया, वो आपका पार्ट कौन सा है? फर्स्ट है। मैनी एफर्ट नहीं होगा, मैनी एफर्ट्स होगा, या फिर मैनी को रिप्लेस कर सकते हो आप एनी से, है ना, तो एनी एफर्ट भी लिख सकते हो आप, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ फिर आप एनी का यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल। आइए थर्ड के बाद नाउ मूव टू फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द रिवर अपीयर्स टू हैव, और जैसे अपीयर्स मिल गया पता चल गया टेंस। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सेंटेंसेस पढ़िए तो बैक एंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड में टेंस का लॉजिक जरूर क्लियर होता चलना चाहिए, है ना, क्योंकि कई बार बेसिकली आप बाकी तो सब चीज़ें चेक कर लेते हैं, बेसिकली टेंस पर आपका फोकस नहीं जाता है। कह रहा है गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। कह रहे रिवर अपीयर्स, रिवर प्रतीत होते टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। ऐसा लगता है जैसे नदियों के नाम उनके नियर बाई टाउन के अनुसार रख दिए गए हों, ये कहना चाह रहा है। तो रिवर ठीक है, सिंगुलर है, इसके अनुसार अपीयर्स लगा रहा है, टू हैव करेक्ट है, गॉट करेक्ट है, इट्स नेम करेक्ट है, फ्रॉम द टाउन नियर बाई देयर इज नो प्रॉब्लम, तो सेंटेंस विल बी नो एरर। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? कह रहा है लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा है अगर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं बॉडी में, ऐसा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लैक ऑफ है ना, ऑफ मीन्स प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद आप क्या लिखते हैं? उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये बन गया पीओ, पीओ का मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। कहाँ से कहाँ तक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बना? मिनरल्स तक बना। इट मीन्स सब्जेक्ट जो बना वो कौन सा बना? आपका लैक बना। लैक, लैक का मतलब क्या हो गया? कमी। और लैक कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में एस लगाते हो, दैट्स वाई यहाँ पर लीड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? लीड्स आ जाएगा। आर करेक्ट आंसर विल बी लीड्स। लीड्स अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन दी ह्यूमन बॉडी। क्लियर? ये कहना चाह रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर मिली? प्रॉब्लम बेसिकली आपको पार्ट फर्स्ट में मिली। लीड की जगह हमें क्या करना चाहिए था? लीड्स, लीड्स इन द प्लेस ऑफ लीड, लीड अगेंस्ट की जगह लीड्स अगेंस्ट करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है वो कैसा है? सिंगुलर है। होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी। नाउ मूव टू 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है? द दशहरा सेलिब्रेशन, जो दशहरा का सेलिब्रेशन है इन मैसूर, मैसूर में दिस ईयर, इस साल, आर ग्रैंडिएस्ट देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट, है ना, ज़्यादा ग्रांड तरीके से मनाया जा रहा है बाकी सभी स्टेट की अपेक्षा, स्टेट के पार्ट की अपेक्षा मैसूर में बड़ा जोरदार तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा है दशहरा का, ये कहना चाह रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दशहरा सेलिब्रेशन सही है, ये इन प्रीपोजिशन हो गया, मैसूर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस ईयर, और आर जो लग रहा है ये किसके लिए लग रहा है? दशहरा सेलिब्रेशंस, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर सही है। ग्रांडिएस्ट देन, प्रॉब्लम यहीं पर है, देन आप जानते हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करते हो, तो यहाँ पर ग्रैंडिएस्ट नहीं आएगा, ग्रैंडर आएगा, ग्रैंड, ग्रैंडर, ग्रैंडेस्ट, ग्रैंड, ग्रैंडर एंड ग्रैंडेस्ट। क्लियर? ग्रैंडेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, और आगे देन लगा रहा है, कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे? 1 वर्सेस 2 आ ग्रुप की कंपेयर कर रहा है, और जब 1 वर्सेस 2 आ ग्रुप की कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का आप यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वैसे भी प्रॉब्लम आपको सिंपल से समझ में आ रही है कि देन का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम नहीं करते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम थी। आप डायरेक्ट कह सकते थे देन हट जाएगा, लेकिन बाकी आपका 1 वर्सेस ऑल का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है अगर आप सुपरलेटिव बनाना चाहें तो। अब इस तरीके के क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बनाता है। अगला टॉपिक आपका यही है स्पॉटिंग एरर के बाद। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और ये लगातार कंटिन्यूसली चलता रहने वाला चलती रहने वाली सीरीज है। क्लियर? लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप अपना प्रेम और इसने, ठीक है, वीडियोज को देंगे, है, तो ये आपकी ड्यूटी है। अब देखिएगा यहाँ पर ग्रैंडर क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा ग्रैंडर। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नहीं दिए गए, बाकी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ग्रैंडियस की जगह क्या हो जाएगा? ग्रैंडर हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक है, और प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया टीचर से, क्या रिक्वेस्ट किया? कि मॉनिटर एंड टेक केयर, मॉनिटर करना है और जो छोटे बच्चे हैं उनकी सही से देखभाल करनी है, टेक केयर करनी है ना, ये कहना चाह रहा है।
द प्रिंसिपल करेक्ट है, रिक्वेस्टेड करेक्ट है, और रिक्वेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, विदाउट टू आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर टीचर में अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे हो जो कि गलत है। अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आप क्या करते हैं, नाउन का यूज करते हैं, और अपॉस्ट्रोफी एस आपको क्या बताता है, पोजीशन बताता है। यहाँ पर ऐसे किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है, क्लियर। जैसे कहा जाए टीचर्स अथॉरिटी, या इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट बनाते हो आप, टीचर्स असाइनमेंट, क्लियर, तो उसके बाद नाउन भी कंपलसरी होता है, दूसरा वो पोजीशन बताता है अपॉस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पर फिलहाल अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसी कुछ जरूरत है नहीं। प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट की, किससे रिक्वेस्ट की वो आगे बता रहा है, टीचर से, क्लियर। तो यहाँ पर टीचर्स जो लिख रहा है ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, टीचर्स आएगा, TEACHERS, ये बनेगा जा करके टीचर्स, ना कि विदाउट एपोस्ट्रोफ आएगा ये। टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन, क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, टीचर्स नहीं होगा, उसकी जगह आपको टीचर्स लिखना पड़ेगा विथ एस, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पर पार्ट नंबर जो आपका इनकरेक्ट था वो कौन सा था, आपका फर्स्ट। ना मूव टू नेक्स्ट वन, अगले में पढ़ते हैं। कह रहा है इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट men have been able to spread their ideas to mankind, ठीक है। ये शायद दो बार टाइप हो गया आपका, men have been एक ही बार होगा, यहाँ पर ये इनकरेक्ट कर दीजिएगा, men have been able to spread their ideas to mankind, क्लियर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इट सिंगुलर होता है, यू नो वेरी वेल, इट सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज, इट हैज बीन। ये देखिए बिल्कुल आसान सी प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कई बार हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। यही है एग्जाम का प्रेशर कि आपको दिखते जो प्रॉब्लम है एडजेक्ट, वो आपको समझ ही नहीं आ रही कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पर। आप सेंटेंस पढ़ते चले जा रहे हैं और प्रॉब्लम आपको मिल ही नहीं रही है। इट मीन्स कि आपकी तैयारी और एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम के प्रेशर को जो एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी है वो अभी कहीं ना कहीं लैक कर रही है, अगर आप ऐसी सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो, क्लियर। तो इसके लिए बेहतर है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वर्कआउट करेंगे डेली बेसिस पर, वो हेल्प करने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। इट मीन्स यहाँ पर पार्ट नंबर आपका कौन सा गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विथ योर कॉफी सर, आज द वेटर। वेटर ने पूछा भाई क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे कॉफ़ी के साथ, कुछ फ्राइज वगैरह, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, एक वर्ड का करते हैं पोस्टमार्टम, है ना। वुड के साथ आप क्या करते हो, ये सब्जेक्ट हो गया। ये मॉडल के साथ आप क्या करते हैं, तो ये सिंपल सी बात है कि सर मॉडल के साथ हम लगाते हैं बेस फॉर्म, और मॉडल के साथ अगर कभी बी दिया गया होता है तो क्या लगाते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म। मॉडल के साथ हैव दिया गया होता है तब भी क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। ये हम काम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मॉडल के साथ ना तो बी लगा रहा है ना ही हैव लगा रहा है, तो ये थर्ड फॉर्म किस बात की है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था लाइक, और ये बनेगा वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विथ योर कॉफी, क्लियर। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वुड यू लाइक नहीं आएगा, वुड यू लाइक आएगा। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। कह रहा द सुपरवाइजर वांटेड टू नोन द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द इशू। इस इशू के सारे प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है, फॉर एंड अगेंस्ट, सब कुछ जानना चाहता है सुपरवाइजर, है ना। आइए पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक स्टेप का पोस्टमार्टम करना आपको आना चाहिए, एक एक वर्ड का। द सुपरवाइजर सही है, वांटेड पास्ट में लिख रहा है, सही है। वांटेड के बाद टू के बाद थर्ड फॉर्म, ये बात तो गलत हो गई। टू के बाद आप क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, इसको क्या नाम देते हैं, इस प्यार को क्या नाम दें, क्यों, इस प्यार को इन्फिनिटिव नाम दे देते हैं। तो ये क्या है, इन्फिनिटिव है। वांटेड टू नो, यहाँ पर ना कि नोन होगा, यहाँ पर आएगा वांटेड टू नो, ये करेक्ट आंसर होगा। तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है, पार्ट नंबर आपका थर्ड एक्चुअल में इनकरेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। आइए बढ़ते हैं, सेंटेंस को बढ़ते ही आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि सेंटेंस को पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाए कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पर है। रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। रमन ने कुछ वेजिटेबल्स रख दी इन द फ्राइंग पैन में, आफ्टर एडिंग सम वाटर, कुछ वाटर ऐड करने के बाद, और लिड को क्लोज कर दिया, ये कहना चाह रहा है। अब एक एक स्टेप का पोस्टमार्टम करना। आप एक अच्छे सर्जन हैं,
तो आपको एक अच्छी सर्जरी आती है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप एक अच्छे ग्रामेरियन हैं तो आपको एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। रमन सही है, पुटेड गलत हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुट आ जाएगा, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म क्या होती है बंधु, सेम होती है। पुट पुट पुट, कट पुट सट, ये तीनों याद रखिएगा, कट पुट सट, है ना। इन तीनों की फॉर्म कैसी होती है, सेम रहती है, कट कट कट, पुट पुट पुट, सट सट सट, ना कि कटेड पुटेड सटेड, ये वर्ड नहीं होते, याद रखिएगा। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके तीनों फॉर्म कैसी होती है बंधु, सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है आपका कौन सा होने वाला है, ये पार्ट नंबर डी। यहाँ पर पुटेड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पुट आएगा, PUT आएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा, चमचमाता हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन ऑफ नॉलेज एंड पर्सनालिटी। जो रिक्रूटर्स हैं, रिक्रूट करने वाले जो लोग हैं, वर प्लीज्ड, वो संतुष्ट थे, क्लियर, और जॉन के डोमेन और उसके नॉलेज और पर्सनालिटी से, है ना। इसके बाद क्या कहना चाह रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप ये बात जानते हैं कि प्लीज्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। प्लीज्ड के साथ सही प्रपोजिशन हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। प्लीज्ड विथ, संतुष्ट होना, प्लीज्ड विथ का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्लीज्ड के साथ करेक्ट प्रपोजिशन आएगा विथ। याद कर लीजिए इसको, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए कायदे से कि प्लीज्ड के साथ सही प्रपोजिशन क्या लगता है सर, विथ लगता है। प्लीज्ड के साथ सही प्रपोजिशन क्या लगता है, विथ लगता है। प्लीज्ड के साथ सही प्रपोजिशन विथ, याद कर लीजिए बार बार। आइए अब वापस चलते हैं अगले वाले पे। या तो आप इतनी प्रैक्टिस किए हों कि आपको सेंटेंस पढ़ते ही आंसर पता चलने लगे, है ना, और वाकई में इस लेवल की प्रैक्टिस ही चाहिए होती है आपको। द सी, अगला क्वेश्चन है, द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप निसंकोच कमेंट सेक्शन पे उसको ड्रॉप कर सकते हैं, क्लियर, भर दीजिए कमेंट, अपने ही है, ठीक है। देखिए द सी हैज बिकम, द सी हैज बिकम एन चीप, द सी सिंगुलर है, इसके साथ हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं, तो हैज बिकम सही है, एन चीप गलत हो गया। ये क्यों रॉन्ग हो गया बंधु, ये बात तो नहीं समझ में आई, क्योंकि एन जो आता है ये वॉवेल साउंड के साथ आता है। किसके साथ आता है, वॉवेल साउंड के साथ आता है ना। और चीप में साउंड किसका है, चा का साउंड है, चा का साउंड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आ चीप आएगा, ना कि एन चीप आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, आ चीप। पार्ट नंबर कौन सा हो गया आपका, थर्ड। पार्ट नंबर आपका कौन सा हो गया, थर्ड। तो इसको ध्यान दीजिएगा, तो आ चीप डंपिंग ग्राउंड होगा, ना कि एन चीप डंपिंग ग्राउंड, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे चलते हैं। देखिए करिए, कोशिश करिए, इसमें अगर बता सकते हैं तो आप बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, पढ़िए और आंसर करिए। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को। वांट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स। सेंटेंस अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपको आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होने वाली है। कह रहा वांट यू प्लीज कम टू हेल्प मी, ठीक है, क्या मेरी मदद नहीं करना चाहोगे। अब आगे क्या कह रहा है, अलोंग, अलोंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विद दिस हैवी बॉक्स। इस हैवी बॉक्स को लिफ्ट अप कराने में ये कहना चाह रहा है, यहाँ पर अलोंग का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर अलोंग दिस हैवी बॉक्स नहीं होगा, दिस हैवी बॉक्स। आइए नेक्स्ट, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट 6-10 ईयर्स। ये तो आपके लिए बच्चों वाला खेल है, देखिए और आंसर करिए, जरा बताइए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखोगे, दे के साथ हैव के साथ लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट 6-10 ईयर्स। जब भी सिंस या फॉर के साथ आप टाइम लगाते हैं तो वहां पर जो टेंस बनता है वो कौन सा टेंस बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट टेंस बनता है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये परफेक्ट टेंस लगा रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या आप ये लिख पाएंगे 6-10 ईयर्स, अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये लिख पाएंगे 6-10 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पर 6-10 ईयर्स गलत हो जाएगा, यहाँ पर 6-10 ईयर्स गलत हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फॉर 10 ईयर्स। ड्यूरेशन के साथ आप क्या लगाते हैं, ड्यूरेशन के साथ आप लगाते हैं फॉर, ड्यूरेशन के साथ क्या लगाते हैं आप फॉर लगाते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फॉर 10 ईयर्स।
होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन अ एरिया। ये जो कंस्ट्रक्शन है इस नए बिजनेस स्कूल का, क्लियर, और ये क्या कह रहा है, इज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन, और वो आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंस्ट्रक्शन कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल ये क्या बन गया, ये इसका पीओ बन गया। पीओ का मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया, सही है। अच्छा, तो मेन सब्जेक्ट हमारा कौन सा बन गया, कंस्ट्रक्शन, जो कि कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर। दैट्स वाई वी यूज इज। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इज के साथ अगर आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, इट मीन्स बी फॉर्म के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, तो ये पैसिव होता है, ये पैसिव होता है। और सेंटेंस पैसिवाइज नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इज लेड, ये गलत होगा, यहाँ पर होगा हैज लेड। हैज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन, किस कारण से किया जा रहा है वो आगे बताने की कोशिश कर रहा है। तो एक्टिव वाइज से ना कि पैसिव वाइज से, है ना। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, हैज लेड, एज लेड की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हैज लेड। और हैज लेड क्यों कर रहे हैं, रीजन इज दैट क्योंकि हमें सेंटेंस एक्टिव वाइज में, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस स्कूल जो है वो एज अ सब्जेक्ट आप इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले स्टेटमेंट में बढ़ते हैं। अगले वाला स्टेटमेंट बताइएगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ही विन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिकल कंपोजिशन, अपने म्यूजिकल कंपोजिशन के द्वारा वो क्या, उसने क्या किया, बहुत सारे एक्कोलेट्स जीते, है ना। अब एक बात बताइएगा, इज इट ट्रू, क्या ये सही है स्टेटमेंट। वैसे भी अगर आप देखोगे एक छोटी सी बात आपको समझ में आएगी कि ही जो है ये कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके बाद इसने विन लिखा है। विन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में क्या लगाते हो, एस या एस लगाते हो, जो कि यहाँ पर लगा नहीं है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है, वैसे भी गलत है ना। तो यहाँ पर आप विन की जगह क्या कर सकते हैं, वॉन कर सकते हैं, WON, विन के सेकंड फॉर्म वॉन। ही वॉन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिकल कंपोजिशंस, है ना। उसने अपने म्यूजिकल कंपोजिशंस के माध्यम से, है ना, क्या किया, बहुत सारे एक्कोलेट्स जीते। अगर आप ये कहते हो कि जीतता है, ठीक है, मतलब ये एक्शन जो है ये कोई परमानेंट एक्शन है, तो फिर आप वहाँ पर विन्स करिए तो भी सही होगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि उसने बहुत सारे जीते, है ना, तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में आपको विन की जगह वॉन करना होगा। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी सर, हाँ बताइए। चलिए बंधु वापस आते हैं, देखिएगा। व्हेन सी वेंट फॉर अ वॉक, वॉक एज अ नाउन यूज हुआ है यहाँ पर, समझिएगा। माया कुडंट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी। एक एक स्टेप का पोस्टमार्टम करते हैं। कह रहा है व्हेन सी वेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर अ वॉक ये भी करेक्ट है आपका, जब वह वॉक के लिए गई, है ना। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको 2022 सीजीएल वाले पे भी मैंने कराया था, जहाँ पर फॉर वॉकिंग लिख रहा था, वहाँ पर करेक्ट कराया था फॉर अ वॉक। वॉक को एज अ वर्ब न यूज होकर के एज अ नाउन जब यूज करते हो तो वहाँ पर आर्टिकल आ का यूज करते हो, फॉर अ वॉक, है ना। माया कुडंट टेक ऑफ हर स्कार्फ, है ना, क्या नहीं कर सकी। अब देखिए एक बात होती है, इवेंट का मतलब मीन्स हो गया पास्ट, जब यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पास्ट हो गया। देयर इज नो प्रॉब्लम, दोनों जगह दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। और क्या कह रहा है, और इसका बिकॉज इट वॉज, ये भी सही है, वॉज, इसका मतलब प्रॉब्लम तो कहीं मिली नहीं भाई, ये वाला पार्ट आपका पूरा करेक्ट है। माया कुडंट टेक ऑफ, वो देखिए कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वो भी लिख रहा है, सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी, अगर प्रॉब्लम होगी तो केवल और केवल टू मच में हो सकती है, बाकी तो कहीं कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिखाई दे रही। तो एक बात समझिएगा, ये देखिएगा, ये आप एडवर्ब के सेक्शन में इस चीज़ को डील करते हैं, टू मच एंड मच टू, टू मच एंड मच टू। टू मच के बाद हम क्या करते हैं, नाउन का यूज करते हैं, एंड मच टू के बाद क्या करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं, है ना।
टू मच के साथ नाउन और मस्ट टू के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो एक छोटी सी बात यहाँ पर समझिएगा कि जो विंडी है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा WINDY ये वर्ड क्या है, ये वर्ड आपका नाउन है या एडजेक्टिव है। इसके बारे में जब आप डिस्कशन करेंगे तो ये वर्ड मिलेगा आपको एडजेक्टिव। विंड नाउन हो सकता है लेकिन विंडी जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसके बाद आता है? टू मच के बाद नहीं आता बंधु, मस्ट टू के बाद आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मस्ट टू। मस्ट टू विंडी बनेगा जा करके होपफुली। तो यहाँ पर किस पार्ट में प्रॉब्लम है? पार्ट नंबर 3 में प्रॉब्लम है। आइए बढ़ते हैं अगले वाले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। ललिता जो है वो अपने सिस्टर के घर जाएगी, है ना, इन मुंबई दिस समर, इस गर्मियों की छुट्टियों में, ठीक है, या इस गर्मियों में वो क्या अपने सिस्टर के घर जाएगी, है ना। तो विल गो टू सिस्टर्स हाउस। देखिए वैसे तो अगर देखेंगे तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉस्ट्रोफी के बाद नाउन आना चाहिए, सही है। इन मुंबई बिग सिटीज के साथ इन लगाते हो दिस समर, ये भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटेंस में वैसे एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप हर लगा सकते हो, है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हो? हर सिस्टर्स हाउस, क्योंकि यहाँ पर जस्टिफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ पर किसके घर? तो बहन के घर। किसकी बहन के घर? खुद की, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप हर लगा ले तो बेहतर होगा इम्प्रूवमेंट के बेस पर अगर देखा जाए तो। हालांकि पार्ट भी यही SSC ने मार्क किया है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, वी डोंट, अगले स्टेटमेंट में देखिएगा क्या कह रहा है। वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस। हम वास्तव में कोई बड़ा घर नहीं चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस, है ना। हम एक मॉडरेट प्राइस में क्या चाह रहे हैं? कुछ कंफर्ट और कुछ सुविधाओं भरा चाह रहे हैं, है ना। तो एक बात समझिएगा, ये करेक्ट है। वी डोंट, वी के साथ डू, सही है, करेक्ट है। डू नॉट रियली वांट, देयर इज नो प्रॉब्लम। आसा अ लार्ज हाउस। वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस, सही है, इन अ मॉडरेट प्राइस। इन अ प्राइस होता है, ध्यान रखिएगा, ऑन अ प्राइस नहीं होता है, इन अ प्राइस। मैंने एक बात कही थी आपसे कि आप कुछ ना करिए, आप जो प्रीपोजिशनल जो फिक्स फ्रेजेस बनते हैं उनके क्वेश्चन जरूर करते जाइए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया 20 के बाद बढ़ते हैं 21। नो सूनर डिड। नो सूनर हर एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसको बिल्कुल पेन डाउन कर लीजिए, क्लियर। और एग्जाम में मतलब अगर मान लिया 20 सेट्स बनना है तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी न किसी सेट में क्वेश्चन मिले ना नो सूनर वाला। नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ये क्वेश्चन एग्जामिनर के बहुत फेवरेट होते हैं। नो सूनर के बाद इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना, ठीक है। तो डिड को पहले रखा गया है। डिड गेट हर सब रिपोर्ट कार्ड व्हेन। और ये बात आप जानते हो, नो सूनर के साथ हम क्या करते हैं? नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं, THAN, ना कि THEN। ये बात ध्यान दीजिएगा, THAN लगाते हैं ना कि THEL लगाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा इसमें से एक पार्ट आपका शायद नहीं है, डी वाला पार्ट यहाँ पर होना चाहिए था। व्हेन सी स्टार्टेड जंपिंग विथ जॉय, और यही वाला पार्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा, कौन सा? डी। होपफुली समझ में आ गया होगा। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, नो सूनर जब भी स्टार्टिंग में आए तो पहले हेल्पिंग वर्ब रखा करिए, फिर सब्जेक्ट लिखा करिए, है ना। ये एक्चुअल प्रोसीजर होता है। आइए आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 4 ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ आर नियर लार्ज रिवर्स। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है 4 ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, जो शुरुआती सभ्यताएं हैं उनमें से 4 ऑफ द वर्ल्ड। ये फिर से देखिए, ये बन गया आपका PO। अब तो समझने लग रहे होंगे PO क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर फिर से ऑफ से बना रहा है ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बन गया आपका क्या? PO का मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो दोनों प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बने आपके, है ना। कह रहा है वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स।
बड़ी नदियों के किनारे स्थित है, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो वर लगा रहा है ये किसके लिए लगा रहा है, ये फोर के लिए लगा रहा है। फोर मतलब मोर देन वन, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर प्लूरल आप यूज करते हो, दैट्स वाई ये वर सही है। वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नियर लार्ज रिवर देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लोकेटेड ऑन द बैंक सही है, करेक्ट है, नो एरर होना चाहिए था इसमें ऑप्शन। हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि यहाँ पर इसने एन लगा करके रखा था, एन अर्लीस्ट, है ना, तो जो कि गलत होगा, यहाँ पर होगा द अर्लीस्ट। जो प्रॉब्लम थी क्वेश्चन की, एक्चुअली थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर अर्लीस्ट टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गड़बड़ किया। अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप आर्टिकल द का यूज करते हैं, ना कि ए या एन का। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एन रहा होगा, ठीक है, एन था, तो यहाँ पर क्या करोगे, आर्टिकल द का यूज करोगे। पार्ट नंबर कौन सा, फर्स्ट। फिर भी मैं एक बार इसको कंफर्म करके आपको रिकन्फर्म करा दूंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आर्टिकल वाली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइपिंग मिस्टेक है, आई होप यू कैन मैनेज। द विजिटर्स कंप्लेंड एट द पुअर एकोमोडेशंस दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। जो पुअर एकोमोडेशन दिया गया उससे उसकी कंप्लेन की किसने, विजिटर्स ने। विजिटर्स ने कंप्लेंट की जो पुअर एकोमोडेशन है। देखिए कंप्लेंट के साथ वैसे तो कई प्रपोजिशन हम लगाते हैं, है ना, तो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। कंप्लेन एक वर्ब होती है और इसके साथ अलग अलग टाइप के हम प्रपोजिशन लगाते हैं, जैसे कंप्लेंट ऑफ आता है, जैसे कंप्लेंट टू आता है, ठीक है, जैसे कंप्लेंट टू आता है, कंप्लेंट अगेंस्ट आता है, कंप्लेन अगेंस्ट आता है ना। तो कंप्लेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की शिकायत करना, पुअर फैसिलिटी, द प्लेयर्स कंप्लेंट ऑफ पुअर फैसिलिटी, है ना। और कंप्लेंट टू, शिकायत करना, किससे, जिससे आप शिकायत कर रहे हो, कंप्लेंट टू द मैनेजर, मैनेजर से शिकायत की, किसकी शिकायत की, वो कंप्लेंट अगेंस्ट आ जाएगा, समबडी, जिसकी शिकायत कर रहे हो वो कंप्लेंट अगेंस्ट आता है। तो चलिए क्वेश्चन तो एक ही था, लेकिन मैंने आपको तीनों बातें बता दी है, होपफुली आगे मिले तो आप इसको अप्लाई कर पाएँ, कंप्लेन के साथ क्या क्या लग सकता है। अगर आप यकीनन प्रीवियस ईयर ही अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को थारोली पढ़ लेते हो, तो आप इतने एफिशिएंट हो जाएंगे। और ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये कहाँ से कहाँ तक कराऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। 2017 से 2022 तक हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो 5 से 6 साल के आप पेपर एनालिसिस करते हैं ढंग से, इसमें बहुत कुछ आइडिया मिल जाने वाला है कि आपको क्वेश्चन को डील कैसे करना है, क्वेश्चन को डील करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, हम सही आंसर तक कैसे पहुँचे, हमारे अप्रोचेज कैसी होनी चाहिए, वो सारी बातें, इट्स ऑल अबाउट जितनी जो कुछ चीज़ें हैं, ये सब बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर बैक ईयर पेपर बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किए हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कंप्लेंट एट नहीं आएगा, कंप्लेंट ऑफ आएगा, कंप्लेंट ऑफ द पुअर एकोमोडेशन, किस चीज़ की शिकायत की, कह रहा है पुअर एकोमोडेशन की शिकायत की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर, ठीक है। जो वेदर है, जो मौसम है, वेदर कैसा हो गया, वेदर तो हो गया सिंगुलर, सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर इसने क्या लगा रखा है, इज लगा रखा है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद कह रहा है मच मोर वार्मर, इस बात को ध्यान से समझिएगा, कह रहा है मोर वार्मर। एक बात बताइए, मोर लगा कर कौन सी डिग्री बनाते हैं बंधु, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। ER लगा के कौन सी डिग्री बनाते हैं, कंपैरेटिव। कैन वी यूज डबल कंपैरेटिव इन अ सेंटेंस, तो आपका आंसर होगा नो सर, वी कांट यूज डबल कंपैरेटिव इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हम डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मोर वार्मर गलत हो जाएगा, यहाँ पर मोर को ड्रॉप कर दीजिए, डायरेक्ट आप लिखिए वार्मर। तो द वेदर इज मच वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर, क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देन इट वॉज नहीं, यहाँ पर हो जाएगा मोर वार्मर, ये गलत हो जाएगा। डोंट यूज डबल कंपैरेटिव, ER या मोर वाले दोनों टर्म एक साथ एक सेंटेंस में आप नहीं यूज कर सकते। उसी तरीके से डोंट यूज डबल सुपरलेटिव कॉन्जिक्यूटिवली, लगातार आप डबल सुपरलेटिव का भी यूज नहीं कर सकते। तो दोनों बातें याद रखनी है आपको। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कहना चाह रहा है, रणवीर कुड नॉट वेंट टू दी अवार्ड सेरेमनी एज ही वाज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। जो रणवीर हैं वो नहीं जा सके, कहाँ नहीं जा सके, अवार्ड सेरेमनी में, क्योंकि वो बिजी थे
मालदीव में एक फिल्म की शूटिंग में, है ना, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए रणवीर तो सही लिखा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, नेम है, सिंगुलर है। कुड कोई बात नहीं, पास्ट की बात बताना चाह रहा है। नॉट, लेकिन कुड के साथ, मॉडल के साथ क्या करते हो, बेस फॉर्म लगाते हो। बेस फॉर्म लगाओगे तो यहाँ पर गो आएगा, ना कि वेंट आएगा। तो आर करेक्ट आंसर विल बी रणवीर कुड नॉट गो टू द अवार्ड सेरेमनी, ये करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर से सुनिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, रणवीर कुड नॉट गो टू द अवार्ड सेरेमनी, ये कहना चाह रहा है। होपफुली तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपकी बनी वो कहाँ पर बनी कि वेंट नहीं होगा, वेंट की जगह क्या आएगा, गो आएगा। गो आएगा तो यहाँ पर किस पार्ट में प्रॉब्लम बनी, पार्ट नंबर डी में। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे आते हैं। अगले स्टेटमेंट में आते हैं, मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। जो मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, उसने हमारे बहुत सारे मिथ को तोड़ दिया है, ठीक है, अबाउट आवर फूड एंड डाइट, हमारे फूड और डाइट को लेकर के बहुत सारे जो मिथ बने हुए थे उनको उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। क्लियर। तो एक बात बताइए, मॉडर्न साइंस सिंगुलर है प्लूरल है, सर सिंगुलर है। सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, ना कि हैव। हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है ना। ऐसा मैं एक बैच पढ़ा रहा था, उसमें बैच लगभग खत्म होने वाला था, बिल्कुल कगार पर था, है ना। तब वो बच्चा पूछता है, कहता है सर ये बताइए कि हैव सिंगुलर होता है और हैज प्लूरल होता है। मैंने कहा हाँ वाह भाई, तुमको तो क्या कहा जाए कि शेक्सपियर की फैमिली में तुम्हें, शेक्सपियर की फैमिली से तुम्हें बिलोंग करना चाहिए, दुर्भाग्य तुम हो नहीं वहाँ पे, है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे तो हैज आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आई, प्रॉब्लम आई पार्ट नंबर डी में। होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे चलते हैं। At the last meeting which took place in November, half the members submitted their resignations on protest. At the last meeting, आखिरी मीटिंग कह रहा which took place, है ना, in November, जो नवंबर में हुई थी, आखिरी मीटिंग जो नवंबर में हुई थी। At the last, at सही है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीपोजिशनल के फ्रेजेस आप पेन डाउन करते जाइए, उनको रिवाइज करते जाइए, रटने की जरूरत ही नहीं है, आप देखते ही पहचान जाएंगे, है ना, जब आपके सामने आएगा। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, जो नवंबर में हुई थी, हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस, लगभग आधे मेंबर्स ने क्या किया था, अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया था। ऑन प्रोटेस्ट नहीं होगा, इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में, इन प्रोटेस्ट, इन प्रोटेस्ट। तो करेक्ट आंसर आपका किस में होगा, आपका करेक्ट आंसर कहाँ पर होने वाला है, ऑन प्रोटेस्ट ना होकर के इन प्रोटेस्ट करोगे। पार्ट नंबर कौन सा, सेकंड वाला इनकरेक्ट होने वाला है। होपफुली ये बात भी समझ में आगे होगी। बढ़ते हैं 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो, मेरा भाई जो पुणे में रहता है कल आ रहा है ना, कल आ रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो देखो क्या करोगे, माई ब्रदर हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, आरपी, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, कई बार मैंने ये स्टेटमेंट बताया है, ये कभी भी वर्ब को डिफाइन नहीं कर सकता, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है नहीं है कि ये वर्ब को डिफाइन कर पाए। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन ये जो आगे लिव लगा रहे हो, ये किसके लिए आ रहा है, फिर माई ब्रदर के लिए आ रहा है। माई ब्रदर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यू नो वेरी वेल, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, यूज एस या ईएस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर हो जाएगा लिव्स। माई ब्रदर हु लिव्स इन पुणे इज अराइविंग टुमारो, मेरा भाई जो पुणे में रहता है वो कल आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पार्ट नंबर 3 हो जाएगा, हु लिव नहीं आएगा, हु लिव्स आ जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। आइए देखते हैं, वन ऑफ करेक्ट है, द बिगेस्ट इंटरप्राइज, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन मिलता है वो कैसा होना चाहिए, शुड बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरप्राइज नहीं होगा, इंटरप्राइजेज होगा, यहाँ पर इंटरप्राइज नहीं होगा, क्या होगा, इंटरप्राइजेज होगा। होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि वन ऑफ के बाद जो पहला नाउन यूज करते हो जिसमें सिलेक्शन की बात होती है, शुड बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म, उसे प्लूरल फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो वन ऑफ के बाद जो द लगा रही है आर्टिकल है, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो एक्चुअल नाउन आपका कौन सा मिला, इंटरप्राइज मिला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरप्राइजेज हो जाएगा। आइए
तो यहाँ पर प्रॉब्लम किस पार्ट में हुआ, प्रॉब्लम है आपका पार्ट नंबर फर्स्ट में। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहा है, आई नेवर मिस, मैंने कभी मिस नहीं किया क्रिकेट मैच, कभी मैंने क्रिकेट मैच मिस नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। कह रहा एज आई फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड, क्योंकि मैं बचपन से क्रिकेट को पसंद करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक तो पहली दो प्रॉब्लम इसमें एक्चुअल में हो सकती है कि आई हैव बीन फॉन्ड, आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। एक तो ये क्योंकि बचपन से अभी तक है ना, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्शन जो कभी पास्ट में स्टार्ट हुआ उसका इम्पैक्ट अभी तक हो, तो उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करते हैं, क्वेश्चन इज दैट, उसके लिए हम यूज करते हैं टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। तो जो कि यहाँ पर ये इसको करना चाहिए। तो दूसरा फ्रॉम का यूज हम करते हैं फ्यूचर के साथ, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ, तो इसकी जगह होना चाहिए था सिंस। बेसिकली इस सेंटेंस में दो प्रॉब्लम है, फिर भी अगर उनमें से एक ही मार्क करनी है तो फिर आप पार्ट नंबर बी के साथ जाइए। आप फ्रॉम को मे भी थोड़ी देर के लिए मान भी लें, लेकिन ये वाला जो है आई एम फॉन्ड ऑफ, तो ये गलत हो जाएगा। फ्रॉम चाइल्डहुड बचपन से, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस चाइल्डहुड, या तो आपको इसको फ्यूचर में लिखे तब बनेगा जा करके, तब आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है, सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। कह रहा है सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स, जो बहुत से प्रमुख फिल्म स्टार्स हैं, हैव अपीयर्ड, अपीयर हुए ऑन टेलीविजन, टेलीविजन में दिखाई पड़े, ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस को लेकर के, अबाउट हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन को लेकर के, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ, ये गलत है। पहले देख ले, सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, तो वर्ब प्लूरल है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो, सही है। ऑन टेलीविजन, टेलीविजन के पहले प्रीपोजिशन जो लगाते हो वो ऑन लगाते हो, है ना। तो ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ, ये गलत हो गया। यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ की जगह क्या होगा, यहाँ पर आएगा फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस को लेकर के, इसलिए यहाँ पर बनेगा फॉर अवेयरनेस। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, फॉर अवेयरनेस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्लियर हो गया। 32 क्या कहना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। द आर्मी मार्च्ड fearless towards the enemy cantonment। आर्मी ने मार्च किया, कैसे मार्च किया वो आगे बताना चाह रहे हैं, है ना। द आर्मी मार्च्ड, ठीक है, fearless नहीं होगा, यहाँ पर बनेगा fearlessly, fearlessly ये बनेगा जा करके। किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, देखिए जब भी किसी वर्ब को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं एक्शन कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ती है, ना कि एडजेक्टिव की। फियरलेस एडजेक्टिव है, अगर आप फियरलेस लिख रहे हैं दिस इज एडजेक्टिव, बट व्हेन वी राइट फियरलेसली दिस इज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फियरलेसली आएगा, फियरलेस की जगह क्या बनेगा, फियरलेसली। तो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर आपका कौन सा है, डी। जैसे कहा जाए ही प्लेड ब्रेव, गलत होगा, ही प्लेड ब्रावली। जैसे मान लिया सपोज दैट, लेट वन एग्जांपल, ही प्लेड ब्रेव, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही प्लेड ब्रावली। आइए 32 क्लियर हो गया बंधु। 32 के बाद 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ ही विल माइंडेड वर्किंग आफ्टर वर्किंग लेटर दैट डे। मिस्टर राव ने पूछा, अब आज से आपको क्या आइडिया लग रहा है, इसका मतलब सेंटेंस जो है ये किस में है, पास्ट में है। और अगर हमारी जो मेन वर्ब है वो पास्ट में हो जाए तो बाकी का स्टेटमेंट भी किस में होगा, पास्ट में ही होना चाहिए, है ना। तो आस्ट ये तो सही हो गया, पास्ट में है, तो यहाँ पर विल नहीं होगा, विल चेंज टू वुड। विल को किस में चेंज करेंगे आप, विल को वुड में चेंज करेंगे, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ पर पार्ट नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट है, पार्ट नंबर आपका सेकंड इनकरेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप ही को देता हूँ, करके बताइए जरा, बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
कह रहा है द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। मेरे टीचर के डायग्राम बनाने के बाद कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा आसान हो गया, मेरे लिए बेहद आसान हो गया, ये कहना चाह रहा है। अब एक बात बताओ, एक एक स्टेप का एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम करते हैं। आइए हम भी डॉक्टरों के तरीके क्या करते हैं, एक एक वीन्स और एक एक बोन्स को अलग अलग करते हैं। देखो क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर। अब एक बात बताए, टू तो निगेटिव सेंस देता है, ये टू जो है ये निगेटिव सेंस देता है ना। कह रहा है कॉन्सेप्ट बिकेम वेरी मच क्लियर, आप ऐसे लिख सकते हो लेकिन टू मच नहीं आएगा यहाँ पर, ये बात समझिएगा। और वैसे भी एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, डायरेक्ट लिख सकते हो वेरी क्लियर, या फिर आप जानते हो टू मच आप यूज़ तो करते हो। टू मच ये नाउन के लिए आता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था टू मच मच टू, जैसे वहाँ पर पढ़ रहे थे सॉरी टू मच अनप्लीजेंट, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट मिला था आपको। तो देखो यहाँ पर क्या है, मस्ट टू और टू मच ये आप जानते हो, इसके साथ नाउन इसके साथ एडजेक्टिव, लेकिन अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होना चाहिए, वो भी कंडीशन है। तो यहाँ पर ये टू जो है ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। कह रहा है इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। क्लियर। अच्छा मैं आपको सेशन जो है वो लगातार बैक टू बैक दे रहा हूँ, आप भी प्रॉपरली जो चीज़ें नहीं बनती है, देखिए एक आइडियल स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि चीज़ें उसे क्या बन रही क्या नहीं बन रही हैं। तो जो चीज़ें नहीं बन रही उनको प्रॉपरली पेन डाउन करते चलिए, तो जो भी पॉइंट्स नए मिल रहे हैं उनको पेन डाउन करते चलिए। ये जब आप एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के पहले आपको रिकॉल करने में बड़ी आसानी होती है। क्या कहना चाह रहे हैं ज़रा ध्यान से देखिए, इट इज़ मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कह रहा है जो कंप्यूटर्स हैं वो सेम ह्यूमन बींग्स के तरीके काम कर सकते हैं, जो काम सेम कर रहा है वही काम लाइक कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या सेम और लाइक एक साथ यूज कर सकते हो, द सेम या लाइक एक साथ कर यूज कर सकते हो, नहीं ये तो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये बना देगा कैसा, सुपरफ्लुअस एरर बना देगा। और सुपरफ्लुअस एरर का मतलब आप जानते हो है ना, ऐसी एरर जिसमें सेम टाइप के दो वर्ड्स एक साथ लिख दिए गए हों, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा सुपरफ्लुअस एरर, ये बना देगा सुपरफ्लुअस एरर। तो इससे आपको बचना है, सुपरफ्लुअस एरर से बचना है। तो यहाँ पर सेम और लाइक दोनों एक साथ नहीं यूज कर पाएंगे आप, है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी पार्ट नंबर बी में, दोनों सेम सेंस के वर्ड है, इसलिए अवॉइड करिए इनको एक साथ यूज करने से। आइए, द बलून फ्लू अप, द बलून फ्लू अप एज सून एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। द बलून फ्लू अप, फ्लू अप मतलब पास्ट हो गया, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, इसका मतलब सेंटेंस किस में आ गया, पास्ट में आ गया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी पास्ट में होना चाहिए, और इसने तो डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म लगाया है, इसका मतलब टेंस पता ही नहीं चल रहा है ना। तो पहले तो टेंस पता करिए, टेंस कैसे पता करोगे, तो यहाँ पर आप करिए कट, और कट जो है इसके तीनों फॉर्म सेम होती हैं, भी पढ़ करके आए। तो कट यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का फंक्शन कर जाएगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर हमारा कौन सा इनकरेक्ट होगा, वो डी। क्वेश्चन नंबर 38, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट दैन द यूके इन यूके पूरम, वो सॉरी आर के पुरम लिख रहा है। द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट दैन। एक बात बताइए कि ये जो बेस्ट दैन लिख रहा है क्या सही है, दैन किसके साथ लगाते हो, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो कंपैरेटिव के साथ फिर बेस्ट कैसे आ जाएगा, वो तो बेटर आना चाहिए था, बेटर दैन। ठीक है। और एक और बात और बताइए, क्या मच आप लगा सकते हो इन सेंटेंसेस के साथ, क्या आप मच लगा सकते हो, तो यहाँ पर बनेगा बिल्कुल लगा सकते हो, कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप मच का यूज करते हैं, तो मच बेटर देन ये करेक्ट एक्सप्रेशन बनेगा आपका। पार्ट नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। तो यहाँ पर बनेगा इज मच बेटर देन, फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं। द कमेटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। कमेटी इस बात से सहमत थी दैट द स्मॉल बिजनेस, जैसे ही इसने एग्रीड लिखा, एग्रीड मीन्स क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन बेहद 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 इजी हो चुका है, बड़े आसानी से कर पाएंगे आप।
कह रहा है स्मॉल बिजनेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, यहाँ पर हैड बीन होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। हैड बीन हो जाएगा, इसका मतलब पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड इज इनकरेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM। ऑल दोज स्टूडेंट्स, सभी उन स्टूडेंट्स को हु, अब स्टूडेंट्स के लिए तो आप हु लगाएंगे क्योंकि लिविंग के लिए हु का यूज करते हैं। आर पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्ले, गेम में, हैव बीन नोटिफाइड, गलत हो जाएगा, हैव बीन नोटिफाइड हो जाएगा, उन्हें नोटिफाई किया जा चुका है। तो इसका मतलब पैसिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, और पैसिव में आप जानते हो हैज या हैव के साथ क्या करते हो, बीन लगाते हो, बीन के साथ क्या करते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो यहाँ पर बन जाएगा हैव बीन नोटिफाइड, क्लियर। और वैसे भी हैज हैव के साथ आप कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर किस पार्ट में प्रॉब्लम है, बेसिकली पार्ट नंबर 3 में प्रॉब्लम है। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हार्डली 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी ध्यान से देख लेते हैं। आफ्टर entering the town, go straight and then take a sharpest turn towards your left to reach the mall। कह रहा है आफ्टर एंटरिंग द टाउन, टाउन में इंटर करने के बाद गो स्ट्रेट, सीधे जाइएगा, एंड देन टेक आ शार्पेस्ट, गलत हो गया, टेक द शार्पेस्ट टर्न। शार्प की सुपरलेटिव डिग्री है शार्पेस्ट, शार्प की सुपरलेटिव डिग्री है शार्पेस्ट, शार्प, शार्पर एंड शार्पेस्ट, क्लियर। दैट्स व्हाई वी यूज आर्टिकल द बिफोर इट। और आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है बंधु, फर्स्ट में प्रॉब्लम है। आइए नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है, रमन वेंट विथ हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड देयर लैंड। रमन गया किसके साथ, अपनी वाइफ के साथ, टू द विलेज, गांव, टू सोल्ड देयर लैंड, अपनी जो लैंड है, जो भूमि है, उसको बेचने के लिए। तो रमन वेंट सही है, विथ हिज वाइफ सही है, टू द विलेज करेक्ट है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कई बार क्वेश्चन आपको मिला, इन्फिनिटिव वाला क्वेश्चन बार बार मिल रहा है। और जो अब देखिए सीजीएल का जब भी पेपर हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या कि आप जिस तरीके के पैटर्न में स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो उनको बारीकी से आप गौर करिएगा। जैसे इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, बार बार 2-3 सेट में आपको देखने को मिला है। तो एक एग्जामिनर की सोच होती है, वो क्या करता है, वर्डिंग के चेंज करता है, कॉन्सेप्ट वही रखता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, पार्ट नंबर 3 हो जाएगा, सोल्ड नहीं होना चाहिए, सेल होना चाहिए था। 41 होपफुली आखिरी क्वेश्चन है आपका ये इस 2021 का ये आखिरी क्वेश्चन है। मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज प्लीज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू आ नेक्स्ट जनरेशन बाय चिल्ड्रन वाचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। जो मिथिला आर्ट ट्रेडिशन है इज पास्ड, और कैसे पास्ड हुआ है, कह रहा है ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू वन जनरेशन थ्रू आ नेक्स्ट, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। अब एक बात बताइए, फ्रॉम के साथ आप पेयरिंग किसकी बनाते हैं, टू की पेयरिंग बनाते हैं, फ्रॉम के साथ थ्रू की पेयरिंग तो बनती नहीं है। तो अगर आप फ्रॉम के साथ थ्रू लगा रहे हैं तो ये इनएप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ पर मिल रही है आपको, प्रॉब्लम मिल रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू बनेगा यहाँ पर, जहाँ पर थ्रू लिख रहा है यहाँ पर टू आना चाहिए था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या बनी बंधु, प्रॉब्लम होगी आपकी कौन सी, फर्स्ट प्रॉब्लम। अगर हम देखें तो प्रॉब्लम किस पार्ट में है, फर्स्ट प्रॉब्लम में, फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। तो होपफुली ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से कंप्लीट। 2021 के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब 2022 पर हमारा नया वार है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं जल्द आपसे।